नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान आएंगे। दिसंबर के महीने में राजस्थान उनके आने के कारण दो है। एक कारण तो सीधा सीधा है कि राइजिंग राजस्थान जो है वो समिट, ग्लोबल समिट होने जा रहा है और उसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पिछले लंबे समय से बड़ी कवायद कर रहे हैं। किसी भी राज्य की सरकार द्वारा पहले ही साल में ग्लोबल समिट और खास करके बिजनेस समिट कर देने का मतलब बहुत कुछ दिखाने की, करने की कोशिश मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। लेकिन इस खबरें ये भी हैं कि मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री ईआरसीपी को लेकर भी यहाँ पर राजस्थान आ रहे हैं और उसकी सौगात राजस्थान को देंगे। ईआरसीपी एक लंबी राजनीति का विषय बन गई है हमारे राजस्थान में। एक साल में क्या कुछ काम हुआ, इससे पहले उसमें अशोक गहलोत के रहते हुए भी कई बार उसका शिलान्यास की बातें आई, काम की बातें हुई, लेकिन केंद्र पर आरोप लगे कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया। पिछले एक साल में ईआरसीपी को लेकर जितनी बातें हुई उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि ईआरसीपी पर एमओयू साइन हुआ, उसकी कॉपी कहाँ है, वो एमओयू कहाँ है। आज तक एमओयू सामने नहीं आ सका है राज्य सरकार और केंद्र सरकार या पड़ोसी राज्यों के साथ जो समझौता है उसको लेकर। लेकिन इस मुद्दे पर अब देश के प्रधानमंत्री एक और उद्घाटन करने की योजना बना रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ राजस्थान को इससे क्या कुछ हासिल होगा। हमारे साथ भीमराज जाखड़ जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हितेंद्र शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, वरिष्ठ पत्रकार, राजेंद्र भानावत जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हितेंद्र शर्मा जी, शुरुआत आपसे करें। क्या कार्यक्रम है ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री का? जरा स्पष्टता जनता के लिए थोड़ी होगी तो और अच्छा होगा। हितेंद्र शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे है। जी, एक बार सवाल दोहरा दीजिए। मेरे प्रधानमंत्री का नेटवर्क में इश्यू आ रहा है। ईआरसीपी को लेकर क्या कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए दर्शकों को। माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान आने वाले हैं। बहुत ही राजस्थान वालों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर रहेगा। ग्लोबल समिट हमारे यहाँ होने वाला है। रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। बड़ा निवेश राजस्थान में आने की संभावना है। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी काफी लंबे समय से लगे हुए थे। और ईआरसीपी जो बहुप्रतीक्षित राजस्थान के लिए एक योजना है, बहुत बड़ी परियोजना है। राजस्थान के 21 जिलों की तस्वीर और तकदीर इस योजना के साथ जुड़ी हुई है। हमारी सरकार इस मुद्दे को लेकर पहले विपक्ष के समय भी हम लोग पार्टी सक्रिय थी और अभी भी हम लोग सरकार में आए तब से इस विषय पे काम कर रहे हैं। और इस महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी आकर और ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे तो राजस्थान के लिए बहुत ही उत्साह और प्रसन्नता का विषय रहेगा। और आने वाले समय में 21 जिलों की पेयजल और सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था इस परियोजना के तहत होगी। जी, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है ये अभी आपकी जानकारी इतनी स्पष्टता नहीं। भीमराज जी, उद्घाटन होने जा रहा है एक बार फिर से। पिछली बार क्या हुआ था जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी और उन्होंने काम शुरू करवा दिया था अशोक गहलोत जी ने। क्या कुछ है तस्वीर या फिर काम हुआ नहीं था इसलिए अब उद्घाटन की जरूरत है? क्या है स्थिति, जरा विपक्ष बेहतर स्थिति समझा सकता है? देखिए मीना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं और राजस्थान का एक स्लोगन रहा है कि पधारो हमारे देश। आए, उनका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है। और ईआरसीपी का उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सवाल ये खड़ा होता है कि ईआरसीपी का उद्घाटन बीजेपी अब करवा रही है कैसे, और बीजेपी और केंद्र सरकार ने उनका फंड अब कैसे जारी किया? जब गहलोत सरकार थी, जब उनके बजट के लिए बार बार एप्लीकेशन दी जाती थी, लेटर लिखे जाते, तब उनका कोई रिप्लाई नहीं था। अभी मेरे भी मित्र कह रहे थे जितेंद्र जी कि हमने पहले भी कोशिश की थी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सवाल ये है कि बीजेपी जब 5 साल विपक्ष में थी, एक मिनट जितेंद्र जी आप बोल रहे,
जब आपकी विपक्ष में थे तो आप एक भी लेटर अपने विपक्ष के नेता का, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कोई दिखा दीजिए जनता को कि हमने ईआरसीपी के लिए कोशिश की और राज्य सरकार ने अपने बेस पे काम शुरू किया और जितना हुआ फिर हमारी सरकार चली गई। अब सवाल ये है कि वो लेटर दिखाएं। दूसरा जो इसका आपने एमओयू किया है वो एमओयू जनता के सामने लाया जाए ताकि पता चले जनता को ये कोई कांग्रेस बीजेपी का तो काम है नहीं, ये जनता के लिए काम कर रहे हैं और ईआरसीपी का पानी सबको मिलेगा। सवाल ये है कि इसके अंदर 3900 मैट्रिक क्यूबिक पानी मिलेगा जिसमें से 1786 तो पीने के लिए हैं और 286 इंडस्ट्रीज के लिए हैं। अब मीना जी क्या है कि यदि 2 लाख हेक्टेयर से कम भूमि यदि सिंचित होती है तो वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होती है। और उस तो अब ये बताएं कि बच्चे कितना तो इन्होंने किया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमने 3510 के करीब पानी का समझौता था, इन्होंने 2486 के करीब किया है। तो ये जनता को ये बताएं कि आप कितना तो पानी पीने के लिए दोगे, कितना इंडस्ट्रीज को दिएगे और कितना पानी आप एग्रीकल्चर के लिए दोगे, तब वो पानी 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगा और 2 लाख हेक्टेयर भूमि यदि सिंचित होगी तभी वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो पाएगी। और इन्होंने पहले किया नहीं, अब किए हुए काम के ऊपर शिलान्यास करने आ रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पत्थर लगा रहे हैं, काम कांग्रेस ने पहले ही शुरू कर दिया था। जी राजीव तिवारी जी, काम कांग्रेस ने पहले शुरू कर दिया था, दोबारा शिलान्यास हो रहा है। ये जो राजनीति है इस मुद्दे पर, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये कि ईआरसीपी जिस मकसद, जिस सोच, जिस विचार के साथ अस्तित्व में आई थी, अगर प्रधानमंत्री अब आकर एक बार फिर से भले ही शिलान्यास कर दे, 1 साल भले ही लग जाए, तब भी राजस्थान के लिए अगर इसमें अब आने वाले समय में कुछ तेजी दिखाई देती है काम को लेकर, तब भी राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर मानी जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि राजस्थान में ही नहीं, देश में भी एक ही परियोजनाओं की बार बार शिलान्यास की एक परंपरा सी चली हुई है। हमारे यहाँ रिफाइनरी का 2 बार शिलान्यास हुआ और कई योजनाएं थी, शायद इंदिरा गांधी नहर थी, इसका भी 2 बार शिलान्यास हुआ था। तो अब ईआरसीपी का भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो बीजेपी का या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आ रहा है उसमें सिर्फ मौखिक तौर पर ही है कि वो आएंगे, शिलान्यास भी कर सकते हैं, करेंगे, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो ये जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि होगा शिलान्यास कि नहीं होगा, उनके कार्यक्रम में ये कंफर्म है कि नहीं है, अभी सिर्फ नेता लोगों की बात है। नेता लोग कह रहे हैं कि हाँ, कुछ अधिकारी भी कह रहे हैं कि साहब क्योंकि 2 दिन का दौरा है उनका, 9 को भी आएंगे वो और 17 को भी आएंगे। अब वो 9 को करेंगे या 17 को करेंगे ये भी अभी तय नहीं है। तो एक बार कार्यक्रम पूरा तय हो जाए कि भाई हाँ, प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे ही करेंगे, और जब शिलान्यास होगा तो निश्चित रूप से एमओयू को भी सामने लाना पड़ेगा। एमओयू सामने आएगा तो उसमें फिर दोनों राज्यों के या केंद्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बीच में क्या समझौता हुआ है, इसकी भी वास्तविकता लोगों को मालूम पड़ेगी। लेकिन अगर ये ईआरसीपी बनती है तो राजस्थान के लिए बहुत अच्छा। और ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो राइजिंग राजस्थान जो समिट हो रहा है यहाँ पे, ये जो महासम्मेलन निवेशकों का हो रहा है, इसकी सफलता भी ईआरसीपी पर ही निर्भर है। क्योंकि आप देखिए, मुंबई दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर बना है, ये अपना सुपर एक्सप्रेसवे का जो बना है, ये भी उन्हीं 21 जिलों के पास में से ही गुजरेगा जो ईआरसीपी से लाभान्वित होंगे। और राजस्थान में बिजली देश में सबसे महंगे राज्यों में राजस्थान भी है कि जहाँ सबसे महंगी बिजली मिलती है। तो अभी तक जो निवेश नहीं आ रहा उसके पीछे कारण 3 ही थे: बिजली महंगी, पानी का नहीं होना, और ये किसी का एक एक्स्ट्रा बोल रहा है स्पीकर कहीं। म्यूट कर दे सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज, ताकि कार्यक्रम में दूसरों को परेशानी नहीं हो, प्लीज जी। तो अगर ये ईआरसीपी बनती है तो देखिए, पानी की उपलब्धता हो जाएगी उद्योगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक तरीके से सामान को लाने ले जाने की व्यवस्था तो हो गई है,
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब तक ईआरसीपी बनेगी, कंप्लीट हो जाएगा, तो आने जाने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सामान के लदान की, पोर्ट तक पहुंचाने की और दूसरे राज्यों तक पहुंचाने की, ये सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। फिर जो इंडस्ट्रियल लैंड है वो देखिए, कोटा, बूंदी, बारा, भरतपुर, अलवर, ये सारे जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज के लिए उपयुक्त जो स्थान है वो यही स्थान है। और अगर यहाँ पे ईआरसीपी आ जाती है, आप देखिए वेस्टर्न राजस्थान में आप सिर्फ सोलर का कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट का कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ आती हैं नई इंडस्ट्री डालने में, और इसीलिए वहाँ देखिए बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं भी नहीं। जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या तो वो कोटा में है या पहले सवाई माधोपुर, भरतपुर और इस तरफ, वहाँ तो सीमेंट की है या फिर सोलर है या कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की जोधपुर बाड़मेर में है, एक वो रिफाइनरी लगी है। तो रिफाइनरी का ईआरसीपी से कोई लेना देना नहीं है, और उसमें नया निवेश आना भी नहीं है उस इलाके में। जो नया निवेश जितना भी प्रयास कर रहे हैं हमारी सरकार, जो अभी कर रही है भजन लाल जी की सरकार, उसमें 80% जो निवेश आएगा वो इसी इलाके में आएगा। जयपुर हो गया, दौसा हो गया, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, तो ये सारे इसी से लाभान्वित होने वाले हैं ईआरसीपी से। तो ईआरसीपी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब इसका कैसे क्या होगा, अब चूंकि 9 तारीख में तो अब आज 2 तारीख हो गई, 7 दिन बचे हैं, अभी तक कोई कंफर्म प्रोग्राम भी नहीं आया है कि प्रधानमंत्री कब इसका उद्घाटन शिलान्यास करेंगे भी कि नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक जी। कुछ इसमें मजबूती से बोलने वाली कोई बात ऐसी मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन ईआरसीपी अपने आप में एक ऐसा विषय है जो एक मकर जाल सा राजस्थान के लिए बन गया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ उसमें सिर्फ दिख रहा है कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा। आप देखिए कि एक बांध था कोटा डिस्ट्रिक्ट में, नैनवा के पास में एक नया बांध बना था, उसके मानसून के पहले से चल रही थी कि ये चालू हो जाएगा और इसका परीक्षण हो जाएगा, भर जाएगा, और इससे फिर ये कौन सा ईसरदा बांध में पानी आ जाएगा, हो जाएगा। वो अभी तक उसका कुछ मेरे को पता, एक बार जरूर एक खबर सी देखी थी कहीं पे कि हाँ साहब उसमें पानी आ रहा है। अब वो भरा कि नहीं भरा, उससे पानी रिलीज किया कि नहीं किया, वो आगे कहाँ तक आया, उसी बांध से रामगढ़ बांध तक की बात थी कि रामगढ़ बांध तक को भरा जाएगा। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब उनका सर, राजीव सर, जैसे जयपुर की मेट्रो का है, फेज 1 के सी और डी फेज का तो पता नहीं है, वो तो रुका हुआ है काम, और हम बात कर रहे हैं फेज 2 की, और उसके अलावा भी कि वो वहां से वहां सांगानेर को जोड़ देंगे और वहां से उसको जोड़ देंगे। अरे जो एग्जिस्टिंग काम चल रहा है उसको क्यों रोक दिया? उसको तो चालू करो पहले, नई योजनाएं तो बनती रहेंगी। तो ये सरकारों के कई सारे ऐसे गेम्स होते हैं कि जिसके अंदर आदमी को, आम पब्लिक को किस तरीके से बताया जाए और आप काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसमें नई योजनाओं को डाल के उसको किसी तरीके से एक तरीके से भ्रमित किया जा सकता है, भ्रम की स्थिति बनी रहे। राकेश वशिष्ठ जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मैं आपके पास आ रही हूँ। राकेश वशिष्ठ जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, इस पूरे ईआरसीपी के प्रकरण में पिछले 1 साल में सरकार ने बहुत कुछ अपनी तरफ से कहा। हम खास करके हितेंद्र शर्मा जी जैसे प्रवक्ताओं ने कहा हमने ईआरसीपी पे कर दिया, क्या कर दिया ये नहीं पता, हमने एमओयू कर दिया, कहाँ है एमओयू नहीं पता। लेकिन अब प्रधानमंत्री 1 साल होते होते, 1 साल का जश्न मनाने की तैयारी में सरकार है, और 1 साल होते होते अगर प्रधानमंत्री शिलान्यास जैसा कुछ करते हैं या इसका शुभारंभ जैसा कुछ करते हैं या इसका एमओयू ही सामने आ जाता है जनता के, तो 1 साल में एमओयू आता है तो अगले 1 साल में कुछ काम, कुछ पानी भी कहीं आता नजर आए,
सरकार की ये कोशिश जरूर होगी, क्योंकि ये एक मुद्दा, क्योंकि एक बात और है, जो जो पूरी की पूरी पिछले साल, 1 साल पहले जब नई लीडरशिप लाई गई मुख्यमंत्रियों के रूप में, तो एक बात ये भी बीजेपी के भीतर खाने से आई थी कि ये सिर्फ इस 5 साल की बात नहीं है, बीजेपी 29 की सोच के चल रही है कि यहाँ पर जब 28 में चुनाव हो, तब जो है वो किस तरह की स्थिति राजस्थान में वापस रिपीट की जाए। तो जो इतनी बातें या इतनी दूरगामी योजनाएं पार्टी की सत्ता को लेकर है, तो काम को लेकर भी जरूर अब परिलक्षित होनी चाहिए। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। मीना जी, पहली बात तो ये ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है, इसको लेकर बहुत सी बातें इलेक्शन से पहले हुई, विधानसभा में हुई, लोकसभा में हुई, उससे पहले अशोक गहलोत ने ठीकरा बीजेपी सरकार पे फोड़ा, वो तो आम विदित है। मगर हकीकत ये है मीना जी कि ये जो समय आ रहा है, इस समय पे ईआरसीपी क्यों, इस समय पे ईआरसीपी क्यों इसलिए हो रही है क्योंकि जो ग्लोबल समिट हो रही है उसमें जब भी कोई इन्वेस्टर आता है वो सबसे पहले पानी की मांग करता है। पानी उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी चीज है। बिजली और पानी और लैंड और कन्वेंस, ये 4 चीज इंडस्ट्री को चाहिए। कन्वेंस होना चाहिए, पानी, वाटर और लेबर और वे होना चाहिए। मीना जी, सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत ने भी यही किया था, वसुंधरा राजे ने भी इंटरनेशनल ग्लोबल समिट की थी और इन्वेस्टर तो लाने की कोशिश की, मगर राजस्थान में इन्वेस्टर आता नहीं है, कितनी कोशिश कर लो, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सरशाही है ना, वो बहुत अलग तरह की है, वो कंट्रोल में ही नहीं है। जब तक अफसरशाही कंट्रोल में नहीं होगी तब तक इंडस्ट्री हाथ नहीं डालेगी। इंडस्ट्री आपके झगड़े के कारण से नहीं आना चाहती, वो किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, वो चाहती है मैं काम कर रहा हूँ, मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे मुनाफा हो और हर चीज मुझे मिले, और जब तक मुझे नहीं मिलेगी मैं इंडस्ट्री नहीं लगाऊंगा। ये बहुत सीधा इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉन्सेप्ट है, और राजस्थान में ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको हमें तहे दिल से मानना पड़ेगा। चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे कोई वसुंधरा सरकार हो, सबने ये देख करके देखा मगर सक्सेस नहीं है। उसका मूल कारण ये है, ईआरसीपी के लिए अगर पानी लाना है और जिस तरह का ये, और वैसे भी मीना जी ये प्रोजेक्ट 2028 तक का है, 2028-29 तक में जाके इसको कंप्लीट होना है। आजकल में तो कंप्लीट होना ही नहीं है, अभी तो एमओयू का ही नहीं पता है। एमओयू हुआ है तो किस तरह का हुआ, क्या हुआ है, दोनों सरकारों के बीच में भी अभी झगड़ा चल रहा है एमपी में और राजस्थान के। तो जो झगड़ा है उसका मूल आधार क्या है उसका, और जो झाकर साहब ने कही थी कि पीने का पानी होगा, ये होगा, अरे पहले जड़ तो लगने दो, पीने का पानी और फल तो बात की बात है, पहले जड़ तो खड़ी हो, कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी। शेखावत साहब, गजेंद्र शेखावत अशोक गहलोत पे डालते रहे, और अशोक गहलोत, ये बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी, अरे मैंने कहा आप दोनों जोधपुर के हो, एक चाय पी लो इसके ऊपर साथ बैठ के, चाय पी लो, उसी में ये मसला सुलझ जाएगा, क्यों आप फुटबॉल बना रहे हो जनता को। और खुल के कहा था मैंने मंत्री जी, मैंने कहा एक बार चाय पियो, दोनों जोधपुर के हो। जितना आसान चाय पीना बैठ के है, उतना आसान तीनों का साथ बैठ जाना है। नहीं हो पाया 5 साल, राजनीति करने का, एक दूसरे पर हमले करने का मौका छोड़ना नहीं चाहते थे कोई भी राजनेता। और आज हम अगर इतिहास को छोड़ दें, पिछले 5 साल में क्या कुछ हुआ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ, और 2028 तक ईआरसीपी परियोजनाएं नहीं है, वहां आते आते चुनाव भी प्रदेश के होने हैं। इसलिए राकेश जी, सरकार को अब इस मुद्दे पर युद्ध के स्तर पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है मीना जी, और मैं अभी अपने पूर्ववर्ती लोगों का सुन रहा था, तरह तरह की बातें हैं, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी सोच है। जो जैसा सोचता है, जैसा विचार है, उसको जितनी नॉलेज है, मेरा इससे थोड़ा सा विचार है कि अब समय वो आ गया प्रधानमंत्री के शिलान्यास करने के घोषणा के साथ। हमारे भाई राजीव जी कह रहे थे पता ही नहीं है, अभी प्रोग्राम ही नहीं आया। राजीव जी, आपको ये तो जानकारी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का जो मिनिस्टर टू मिनिस्टर प्रोग्राम आता है, लास्ट मोमेंट पे आता है, 1-2 दिन पहले आता है उसका प्रोग्राम, तो तैयारी पहले ही चलती है। आप अभी उम्मीद नहीं कर रहे कि इतनी जल्दी दे देंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जान को तो बहुत बवाल होते हैं, कब क्या हो क्या नहीं हो। तो मिनिस्टर में प्रोग्राम तो कभी कभी तो ऐसा होता है 1 दिन पहले ही आता है, और तब फाइनल होता है, पहली बार।
अब नई नई बात तेरे सामने आ जाए। 17 तारीख को अब आप कह रहे हैं कि तो नहीं 9 को आएंगे, 17 को आएंगे। भाई चीफ मिनिस्टर कह रहा है, सरकार कह रही है कि भाई 9 तारीख को ये प्रोग्राम है उनका, 17 तारीख को ये प्रोग्राम है। 17 तारीख को सांगनेर के दादिया में वो उनकी जनसभा है, वहीं से वो शिलान्यास करेंगे। लेकिन हमको 17 तारीख तक तो इतना इंतजार करना चाहिए कि सरकार जो कह रही है उसमें कितनी दम है। हम साल भर से चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ करके, ये चलेगा नहीं है भजन लाल, पर्ची की सरकार है, भग जाएगा, 3 महीने नहीं चलेगा, 4 महीने चलेगा, साल भर होते आई और उनके काम करने का तरीका सामने आया। मैं कोई तरफदारी नहीं ले रहा भजन लाल जी की, मैं जो बात है उसी को कह रहा हूँ, जो मेरी समझ है मैं उसके अनुसार कह रहा हूँ। अब ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पहले आपके कांग्रेस शासन में जो जिस काम शुरू हुआ, जो कराया, ईसरदा बांध का काम कराया था उन्होंने, लेकिन तब तक वो ये इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। वो एक्सेप्टेंस अब मिली है और उस पर जो ठप्पा जो लगेगा वो 17 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर तो इसका शिलान्यास करेंगे उस पर वो ठप्पा लगेगा। दूसरी बात, मोदी सरकार का 10-11 साल का आप कार्यकाल उठा के देख लो, वो कहते हैं जहाँ शिलान्यास करता हूँ उसका उद्घाटन भी मैं करता हूँ, हमारी सरकार करती है। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उससे लगा है जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उन्होंने टाइम से, 1 आध महीने के तो कहता नहीं, लेकिन टाइम से उनके पूरे प्रोजेक्ट हुए हैं और इसकी पूरी रूपरेखा इनकी तैयार की है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे राजस्थान की कायाकल्प हो जाने वाली है। आपको 6 लाख हेक्टेयर पर जमीन का इसमें आपका सिंचित होने की बात है। आपको 21 जिलों को पानी औद्योगिक क्षेत्र के लिए, इवन दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर पर जो औद्योगिक जो वातावरण स्टेब्लिश होना है उसके लिए भी पानी देने वाली बात है। अब आप प्रोजेक्ट पर हम देखें, अब 45,000 या 50,000 का प्रोजेक्ट है, हो सकता है वो जब तक 50,000 करोड़ का हो जाए कि स्टेट गवर्नमेंट की बस की नहीं है अकेले अपने बलबूते पर कर ले। ये बिना सेंट्रल के अनुशंसा के, सेंट्रल के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, इसके लिए होना है। अब बात आई कि साहब अभी एमओयू नहीं हुआ, मध्य प्रदेश वाले तो कर, प्राइम मिनिस्टर जिस कार्यक्रम को शिलान्यास करें और सरकार उन्हीं की, और ऐसा संभव हो सकता है क्या वो नहीं करें? ये लगता है क्या मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर के होते हुए? वो नहीं हो सकता। वो जो अगर ये प्रोजेक्ट आ रहा है वो शिलान्यास कर रहे हैं, इस बात का द्योतक है कि इस कार्यक्रम को गति मिलनी है और कार्यक्रम होगा, और कार्यक्रम होने के साथ आपको एकदम दिखेगा काम होता हुआ दिख रहा है, जैसा कि अब भजन लाल शर्मा का काम दिखने लगा है। पहले कहते थे साहब सरकार चीफ सेक्रेटरी चला रहा है, अब तो कोई नहीं कहता चीफ सेक्रेटरी चलाता है। भाई ये बात सही है, सरकार जब चीफ मिनिस्टर होता है उसके दिशा निर्देश होते, काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है, आप चाहे चीफ सेक्रेटरी हो चाहे कोई हो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शुरू में हम भी थोड़े आशंकित थे, हम सही बात बताएं कि जिस हिसाब से उनका काम था। लेकिन मैंने एक बात कहता था कि भाई अगर इनको राजनीति में जमना है भजन लाल जी को, कोई भी कोरे कागज के रूप में है, इनके ऊपर कुछ नहीं है। आगे राजनीति करनी है और आगे राजनीति में बढ़ना है तो इनको काम करना पड़ेगा, और इन पर सेंट्रल का बड़ा हस्त है, इसलिए इनको कोई काम में करने की दिक्कत नहीं आएगी और ये काम आगे सुचारू रूप से करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। अब हमको दिखने भी लगा है, एहसास भी होने लगा है, और इनके जो निर्णय आ रहे हैं बड़े दिखने भी लगे हैं, सारी बातें। इसलिए मेरा कहना है कि हम थोड़ा विश्वास करें और इंतजार करें 17 तारीख का, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगी क्या स्थिति है क्या नहीं है। हमारे राजीव जी की शंका भी दूर हो जाएगी, 9 को आ रहे हैं 17 को आ रहे हैं, वो दोनों दिन आएंगे। देखिए दोनों दिन के लिए बोला था मैंने, हाँ राकेश जी, मैंने कहा था 2 दिन के प्रोग्राम है, 9 का और 17 का। हाँ। और प्रधानमंत्री को कोई स्पॉट पे जाके नहीं करना है, उनको वर्चुअल करना है, और वर्चुअल करेंगे 15 दिन पहले आ जाता है। नहीं आता प्रोग्राम, कोई लास्ट मोमेंट पे नहीं आता है। मिनट टू मिनट प्रोग्राम तो 1-2 दिन पहले आता है। उदाहरण दे दूं, 100 उदाहरण, मैं भी 1000 उदाहरण दे दूं। 15 दिन पहले मैं आपको 1000 उदाहरण दे सकता हूं, वर्चुअल करेंगे 1000 उदाहरण दे सकता हूं। तो मिनिस्टर जो प्रोग्राम है 1-2 दिन 3 दिन पहले आता है, एकदम नहीं आता कभी। खास राष्ट्रपति का और प्राइम मिनिस्टर का मिनिस्टर प्रोग्राम जो आता है, आप चीफ मिनिस्टर का उसका तो कह सकते हैं मिनिस्टर प्रोग्राम आपके 10 दिन पहले वर्चुअल करना है, वर्चुअल तो उसके लिए, अरे उसके लिए तो दादिया से करेंगे ना, वो आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। राजनीतिक में उसका वर्चुअली तो करना है उनको। अरे ये कोई हमारे आपकी इच्छा से थोड़ी करेंगे, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता हैं, अपने राजनीतिक लाभ गुणा के हिसाब से करेंगे।
हाँ। ये लाभ विरोध नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे राजीव जी से पूछ लूं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, या राकेश जी से पूछ लूं मुझे क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। क्या करना ये नहीं, उनका वो एक तो तरीका उनका है। सब तय प्रोग्राम आता है, तय प्रोग्राम है, लेकिन वर्चुअल प्रोग्राम नहीं जो होते हैं एक्सेप्टेड, वो पहले से तय होते हैं। राज्य सरकार जो घोषणा करती है उनके एक्सेप्टेंस की बात करती है। 17 तारीख का प्रोग्राम क्या है, नहीं वो तो 15 के लिए कोशिश कर रहे थे कि जिस दिन उनका वार्षिक सालाना होने का काम कर रहे, नहीं मिली प्राइम मिनिस्टर की एक्सेप्टेंस। और ये हालांकि ये बात से तो सहमत हो सकता हूँ कि वो शायद नहीं आए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जान को ऐसे कलेश हो जाते हैं कि वो कभी कभी अहम मौके पर भी उनको प्रोग्राम फेल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब हो गया है मिनिस्टर में प्रोग्राम आते हैं, इसीलिए लास्ट मोमेंट पे है कि भाई अब बिल्कुल प्रोग्राम तय है, अब 100% वो इस कार्यक्रम में आएंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि हम इस तकनीकी परेशानी में कि प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल आया कि नहीं आया, इसमें उलझने की बजाय हम जिस मूल बुनियादी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर के आने से, इस ईआरसीपी के उद्घाटन हो जाने से क्या राजस्थान में एक बार फिर से इस मुद्दे पर जितनी बातें हुई हैं उतना काम भी नजर आएगा क्या? सवाल ये ला सकेगा। बातें तो बहुत हो गई है, इस चुनाव की पहले भी हो गई थी। हाँ मीना जी, आपको 17 तारीख के बाद आपको ये काम होता दिखेगा, मेरा विश्वास है। मैं मानता हूँ कि कार्यप्रणाली को, अगर नहीं दिखे आपको महीने, आप साल 1.5 साल में काम नहीं दिखे तो हमको ये कहने का अधिकार है कि ये क्या हुआ, इस तरह की बात हो गई, और इसका खामियाजा स्टेट गवर्नमेंट को भी उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये काम प्राइम मिनिस्टर किसी का शिलान्यास कर जाए और उस काम को गति नहीं मिले तो स्टेट गवर्नमेंट को भजन लाल के लेन देने पड़ जाएंगे, और भजन लाल जी के लिए रास्ता भी रुखसत होने वाला हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ये जो प्रोग्राम होते हैं बड़े सोच समझ कर तैयार होते हैं। जी, हितेंद्र शर्मा जी, जो बहुत सोच समझकर प्रधानमंत्री के द्वारा एआरसीपी का उद्घाटन की जो प्लानिंग योजना जो है, उससे राजस्थान को बड़ी उम्मीदें जग गई हैं। अब आप तो वैसे ही एकदम जैसे भाषण देते हैं वैसे ही आके प्रवक्ता की तरह यहाँ पर बोलते हैं, मतलब प्रवक्ता नहीं, स्टेज पर जो भाषण देते हैं ना उस तरह से आप यहाँ टीवी डिबेट्स में आकर अपनी बात रखते हैं, तथ्य कम और उसमें जो प्रशंसा और भक्ति का जो पुट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हितेंद्र जी, पार्टी में यहाँ भक्ति तो करनी है, स्वाभाविक है, समझ में आता है, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं किसी विषय पर तो वो हम मुद्दे के आसपास रहने की कोशिश करते हैं। और मुद्दा ये है कि ईआरसीपी में अब रफ्तार काम की कैसे बढ़े, राजस्थान की जनता को कैसे राहत मिले, ग्लोबल समिट सफल होने की बहुत बड़ी जरूरत है। ईआरसीपी का सफल होना, जमीन पर उतरना। इसलिए एक तरफ तो प्रधानमंत्री के मिनट टू मिनट प्रोग्राम की तैयारी, जिसकी अभी सूचना आपके पास नहीं होना लाजमी है, दूसरी तरफ सरकार की तैयारी ग्राउंड पर, डिपार्टमेंट की, मुख्यमंत्री की, कार्यालय की, मुख्यमंत्री के, उन सब से आपको थोड़ी बहुत जानकारियां मिल रही हो तो अब कहां से, कौन से फेज से, कब शुरू करेंगे, किस तरह से, कौन सा काम क्या होगा, कुछ और बता सकते हैं, रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, मैं आज की डिबेट में राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था, मगर मेरे कांग्रेस के मित्र ने जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए कि भाई पिछले 5 साल में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने राज्य की सरकार को कोऑपरेट नहीं किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि गहलोत साहब का पिछला कार्यकाल, उनके तीनों कार्यकाल में राजनीतिक कुंठाओं से भरा हुआ कार्यकाल था। कहीं ना कहीं उनको जल शक्ति मंत्री जी से व्यक्तिगत कुंठा थी, इसके चलते उन्होंने, राजस्थान सरकार ने इसमें कोऑपरेट नहीं किया। माननीय गजेंद्र सिंह जी जब जल शक्ति मंत्री थे उन्होंने 3 बार प्रयास करे थे, 2 बार दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी, एक बार जहां तक मेरी जानकारी है राजस्थान में भी अधिकारियों को भेजा गया था, मगर राजस्थान की तरफ से उसमें कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। जितेंद्र जी, मैंने थोड़ी पूछा आपसे कितनी बार मुख्यमंत्री जी ने, नहीं, आपने नहीं पूछा, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने इस बारे में पूछा था, तो मैं उसको बता रहा हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है यहाँ पे बताने के लिए। जो पूछा गया था वो बता रहा हूँ, आपने जो पूछा उसका भी मैं अब जवाब दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री जी किसी चीज का शिलान्यास करेंगे और मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम में घोषणा करी थी कि ईआरसीपी का शिलान्यास भी हम लोग करेंगे और ईआरसीपी का उद्घाटन भी हम लोग करेंगे, तो आप ये तय मानिए, जब सार्वजनिक रूप में हम सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जिस चीज की घोषणा कर रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है और देश और प्रदेश की जनता को भी उन लोगों पर विश्वास है कि वो जो घोषणा कर रहे हैं वो समय पे पूरी होगी
व्यवस्थित रूप से पूरी होगी और राजस्थान के हित में एक बहुत बड़ी ये योजना साबित होगी, ये तय मानिए आप। और समय पे पूरी होगी, निश्चिंत रहिए इस चीज के लेके कि 2028 में जब हम चुनाव में जाएंगे उससे पहले ईआरसीपी का पानी पूरे 21 जिलों में पहुंचेगा, ये तय है। जी, 4 साल का समय और ईआरसीपी की परियोजना का जो काम है, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा अगले 4 साल में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट करने की समयावधि जो है वो काफी है मुख्यमंत्री के लिए। केंद्र से सहयोग है, मुख्यमंत्री खुद मजबूत है और केंद्र और मजबूत करना चाहता है। अगर ईआरसीपी के मुद्दे पर कुछ ग्राउंड पर काम करना चाहता है, 4 साल में कितने प्रतिशत काम आप सोचते हैं कि होने की संभावना बनती है? मैथमेटिक्स की सीधी सीधी कैलकुलेशन। मीना जी, मैं एक बात बता दूं आपको पहले कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि देश को थर्ड इकोनॉमी विश्व की बनाया जाएगा। पहले 5 में लाया जाएगा, उसके बाद थर्ड इकोनॉमी बनाया जाएगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है इंडस्ट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ और बेरोजगारी का हटना। और ये जो 3 चीजें हैं ये नेशनल पॉलिसी के तहत है। ये कोई आपके और मेरे नहीं है, ये नेशनल पॉलिसी के तहत है, क्योंकि देश को आगे ले जाना है। और देश को आगे ले जाने के लिए फिर वापस वही बात है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के लिए फिर बात आती है ईआरसीपी का पानी। तो राजस्थान का रोल आने वाले समय में बहुत बड़ा होने वाला है, मगर मजबूरी है कि ये जो पानी ना होना या बिजली सबसे महंगा होना, राजीव जी ने जैसा कहा, ये बहुत बड़ी मजबूरी है। हालांकि बॉम्बे दिल्ली हाईवे बन गया, इधर जोधपुर से कांडला तक के लिए हो गया, मगर फिर भी जो फैसिलिटी जितनी चाहिए कांडला पोर्ट के लिए या पोर्ट्स तक जल्दी से जल्दी सामान पहुंचे, वो उतनी नहीं है। तो मीना जी, ईआरसीपी का प्रोजेक्ट मेरा ये मानना है कि 2028 तक की जो बात हो रही है वो 2028 या 29 में अगले इलेक्शन से पहले सरकार पूरा करेगी। ये उसकी मजबूरी है। पूरा तो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, कितना कर पाएगी ये समय। मीना जी, उसका मैं कारण बता रहा हूँ क्योंकि इनको इंडस्ट्री लगाने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज एमओयू हो जाएगा तो इंडस्ट्री कल से शुरू हो जाएगी। 2-3 साल इंडस्ट्री को लगने में लगता है। जमीन अलॉट होती है, स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद इंडस्ट्री शुरू। तब तक इनको वाटर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, वहाँ पे बिजली प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि जितना भी हो, मगर ईआरसीपी का प्रोजेक्ट बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको सरकार, भजनलाल सरकार पूरा करने की हर संभव प्रयास करेगी और सेंट्रल भी इसमें सहयोग करेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ इस मामले को लेकर कि इस मामले में सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। मगर अभी तक जो भी अड़चन थी, मेरा ये मानना कि अगर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं शिलान्यास करने के लिए, कि जो 2 राज्यों के बीच का या अन्य मसले थे उनको करीब करीब सुलझा लिया गया है गजेंद्र सिंह जी के द्वारा। ये मेरा मानना है। जी भीमराज जी। जी मैडम, अभी अरोड़ा साहब कह रहे थे कि देश की इकोनॉमी आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज और जरूरी हैं और पानी जरूरी है, बेरोजगारी को हटाना जरूरी है। मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहता हूँ कि टॉप की शिक्षा और टॉप की हिंदुस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड लेवल की हो वो भी जरूरी है। उसके बगैर कुछ नहीं है। चाहे इंडस्ट्री लगाओ, चाहे एजुकेशन के बगैर विकास की पहली सीढ़ी ही एजुकेशन है। नंबर 1 बात। दूसरी, वशिष्ठ साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम फेल हो जाए। प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम कभी फेल नहीं होते। कोई सी पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रोग्राम पोस्टपोन हो सकते हैं या फेरबदल हो सकते, फेल नहीं होते हैं। अब एक इन्होंने कहा था 6 लाख हेक्टर। एक सेकंड, मैंने ये नहीं कहा फेल होने का, मैंने कहा रिकॉर्डिंग प्रोग्राम पहले कभी नहीं आते, 2 दिन पहले 3 दिन पहले आते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। आपकी बात सुनो, मेरी 40 साल की पत्रकारिता का अनुभव है, तो मैंने फील्ड में रिपोर्टिंग की है, फील्ड में रिपोर्टिंग की है और कई प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्टिंग की है। मैं आपने किया, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, आप सीनियर है, मैं उस बात पे नहीं जा रहा। मेरा एक शब्द पे है, आपने कहा प्रधानमंत्री प्रोग्राम फेल है। कोई भी प्रधानमंत्री प्रोग्राम फेल नहीं होता, पोस्टपोन या उसको चेंजेस हो सकते हैं, फेल कभी नहीं होता है। तीसरी बात, आप अभी डिबेट अपनी पूरी हो जाए सर, और आप अपनी डिबेट दोबारा सुनिएगा और आपके न्यूज सुनिए मेरी बात। अरे शब्दों को मत पकड़िए, ये स्थगन भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा फेल हो गया। फेल होने का मतलब ये शब्दावली है, जब बोलते हैं तो कुछ बात निकल जाती है ऐसी, इसका मकसद ये नहीं है।
मकसद नहीं कह रहा मैं कहना। और दूसरा आपने कहा था 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई, तो राजस्थान में 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई होगी और 2 लाख पे राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है। बट मेरा ये मानना है कि इसके अंदर ये 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई इम्पॉसिबल हो जाएगी। जितना इन्होंने पानी का समझौता किया 2400 मेट्रिक क्यूबिक, उसमें इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1786 तो अपने पीने के लिए है, 286 के करीब अपने इंडस्ट्रीज को देंगे, तो बचे हुए पानी से इम्पॉसिबल है ये काम। और चौथी बात में मेरे मित्र कह रहे थे कि हमने ये किया, मैं इतना ही मेरा सवाल ये था कि बीजेपी के नेता और राजस्थान में हैं, उनका बताएं कि हमने क्या मिनट टू मिनट प्रोग्राम इसके लिए किए हैं। वो आपने ईआरसीपी के लिए वो तो कभी किया नहीं, केंद्र सरकार जारी कर देती बजट का, परियोजना शुरू कर दी, वो तो केंद्र का बजट है ना, केंद्र सरकार जारी, अब कैसे जारी किया? तब इनको क्या था, ये लोग काम पहले शुरू हो चुका था और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के उसमें बजट जारी हो चुका था, इसमें और कुछ नहीं है। बट अब हम इतना कहना चाहते हैं कि आज वो एमओयू तो जनता के सामने लाइए ना, वो तो ईआरसीपी कोई किसी एक पर्टिकुलर कोई एरिया या किसी एक व्यक्ति के लिए तो है नहीं, वो तो सबके लिए है, 13 जिलों की तो जितनी आबादी है उनके लिए। बट वो एमओयू जनता के सामने अभी भी नहीं आया और एमओयू इनका माई थिंक हो नहीं पाया, तभी ये जनता को नहीं दिखा पा रहे हैं। और अब क्या करते हैं कि ये अब जब इनको ये मेरा सवाल पूछना है कि इसका पता कर लीजिए काम शुरू कब हुआ था, कब बजट अलॉट हुआ था। बजट पहले अलॉट हो चुका था और काम पहले भी शुरू हो चुका। एक कौन कह रहे थे अभी, शायद तिवारी साहब, पता नहीं, अरोड़ा साहब, ईसरदा बांध में मेरे हिसाब से सर जब बिशुलपुर बांध के गेट खोले पानी जरूर आया होगा, क्योंकि ईसरदा बांध ओवरफ्लो हुआ तो 2 गेट या 4 गेट खोले गए थे, उससे पानी जरूर आया होगा। ये मेरा कहना है जी। राजीव तिवारी जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, मैं तो सारे विद्वानों को सुना है, आपसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है। मैं ये भी वशिष्ठ जी को बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर का प्रोग्राम कब तय हो गया था, प्रधानमंत्री का उद्घाटन का, वार मेमोरियल का कब हो गया था, नई संसद भवन का कब हो गया था। जो आप कहते हो ना लास्ट मिनट में होता है, ये कुछ लास्ट मिनट में नहीं होता, पहले से हो जाता है। आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम आता है, जिसका मिनिस्टर प्रोग्राम जो होता है, जिसमें ये बताते हैं कितने बजे रवाना होंगे, कितने बजे यहाँ पहुंचेंगे। ये देखिए, राम मंदिर के उद्घाटन का कितने दिन पहले आ गया, आप उनके लिए इतने मिनट में करेंगे, इतने मिनट में। हाँ, तो ये पहले ये उनके साथ जनरल जो प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, जनरल तो ये कोई ये ईआरसीपी कोई कम महत्वपूर्ण चीज है क्या? करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है ना। और देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए मेरे को शंका है। अरे वशिष्ठ जी, मेरी एकमात्र बात सुनिए आप। मेरी शंका जो मैंने कही थी कि इसका शिलान्यास होगा भी कि नहीं होगा, इस शंका के पीछे मेरी जो मानना है मेरा वो ये है, अभी तक आपने लैंड इक्विजिशन के लिए ही कुछ नहीं किया। अभी आपको पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ नहर आएगी, कहाँ से कहाँ पाइपलाइन जाएगी, क्या होगा, और आप शिलान्यास करवा दोगे। फिर आप कहते हो कि हम टाइम बाउंड उसको पूरा भी कर देंगे। अभी तो कितने केस कोर्ट में जाएंगे। अरे आप क्या बात कर रहे हो? आप इसके सारे कंप्लीट हो चुकी है, सारे नक्शे जारी हो चुके हैं, क्या हो गए, कैसे व्यवस्था होगी। आज कोई भी प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन होती है तो उसके लिए बाकायदा राजपत्र जारी होता है। अरे साहब, शिलान्यास के बाद सारे काम होंगे, पहले थोड़ी हो जाएंगे, उसके लिए पैसा भी देना पड़ेगा। राजपत्र में जारी होता है कि हम इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, खसरा इतनी वो जमीन एक्वायर करेंगे, इसका इतना मुआवजा देंगे। तिवारी साहब, कहीं आपने देखा क्या? मुआवजा पता कैसे होता है? मुआवजा करता है कलेक्टर, एसडीएम इलाका। अरे वो भले करता हो, और जब करता है कोई योजना, कोई सड़क बन रही है, उसका शिलान्यास होगा तो पहले ये तो तय होना चाहिए ना कि उसकी मार्किंग क्या होगी, उसका क्या इलाका होगा, कहाँ से गुजरेगी। अरे ये तो तय हो चुका, देखिए आप नक्शा। कहाँ पे देख लिया नक्शा आपने? गूगल पे देख लीजिए आप। अरे नहीं, जोर लगाइए और गूगल पे देखिए, आपको सब मालूम पड़ जाएगी। एक बात मालूम पड़ जाएगी कि किस जगह के लिए कितना पैसा है, लोकेशन। वशिष्ठ जी एक सेकंड, कौन सी साइट पे है साहब? एक सेकंड, मैं बताता हूं ना, आप डाल के ईआरसीपी का प्रोजेक्ट का तो मालूम पड़ जाएगी। वो तो कांग्रेस के जमाने का पड़ा हुआ है। अरे अब की बात कर ले, मैं अब की बात कर हुआ, इसका देख लीजिए। अरे वशिष्ठ जी, मैं जाखड़ जी आप बोलो, जाखड़ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? रुको, ये इनको वशिष्ठ जी को पूरा नॉलेज नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। ध्यान नहीं, वशिष्ठ जी बेमतलब की बहस कर रहे हो। वेबकोस कंपनी ने सर्वे किया था 99 में, मैं आपको बता देता हूँ। और वो सर्वे सर, इसके अंदर 2 लिफ्टें भी लगेगी, क्योंकि जो जहां पानी नदी से आएगा और जहां एंड होना है वहां का जो
समुद्र तल से ऊंचाई उसमें डिफरेंस है और पानी लिफ्टिंग होगा। इस तरह की राजस्थान में 4 से 5 परियोजनाएं चल रही हैं, नहरी परियोजनाएं। तो इंदिरा नहर है, इंदिरा नहर में भी मोहनगढ़ में लिफ्ट परियोजना है, अनूपगढ़ में लिफ्ट परियोजना है, अनूपगढ़ में नहीं है, मोहनगढ़ में। हाँ मोहनगढ़ में है। सुना ये कंवर सेन, सुनिए, जिस इंजीनियर ने नक्शा बनाया था उसका नाम कंवर सेन था। कंवर सेन लिफ्ट परियोजना है। और दूसरी कुमाराम लिफ्ट परियोजना, उसमें 2 लिफ्टें लगी है। कुमाराम एक नहर है, कुमाराम आर्य, उसके अंदर भी 2 लिफ्टें लगी हुई है। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। और तीसरी बात क्या, जो तिवाड़ी साहब कह रहे हैं लैंड एक्विजिशन जरूर होगा, राजपत्र उसमें घोषणा की जाएगी और उनके मुआवजे की बात आएगी। और ये 2 चरणों में होगा। यही मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, रुको तो सही, अरे वसीफ साहब रुकिए, आप बोलिए, पूरा टाइम देंगे और टाइम बढ़ाना पड़ेगा तो रिक्वेस्ट करके आपके लिए बढ़वा देंगे, आप रुकिए 1 मिनट। और 2 चरण में होगा। पहला चरण 2028 है। बट मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से 2029 या 30 तक ये प्रोग्राम जो पहला चरण है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इसके अंदर जो लीगल प्रॉब्लम है वो भी आएगी और बहुत सारी समस्या आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में लेट होगी। और जो 50,000 करोड़ की जो लागत की बात कर रहे हैं वो लागत माई थिंक 70,000 करोड़ क्रॉस करेगी, ये मेरा कहना है। और जो 26 बांध है उनका भी रिनोवेशन होगा, ठीक है, उनका भी रिनोवेशन हो, उनके भी टेंडर होंगे। और जो MOU क्लियर है वो नहीं है। और जो पानी का है, आज भी हमारा हरियाणा पंजाब का और सतलुज का विवाद चल रहा है, राजस्थान का पंजाब का चल रहा है, राजस्थान हरियाणा का चल रहा है। तो सर जी पहले ये MOU क्लियर हो और लैंड एक्विजिशन हो तब ये होगा, इतना इजी होना संभव नहीं है। और मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ इस बात को। और मैं इस नहर को अच्छी तरह देखा भी है। नहर प्रोजेक्ट कुमाराम परियोजना मैंने अच्छी तरह देखी है, मैं उसका कॉन्ट्रैक्टर भी रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि सिर्फ प्रधानमंत्री के आगाज से, उद्घाटन कर देने से, शिलान्यास कर देने भर से उद्घाटन की यात्रा तय नहीं होनी है। वो एक लंबी यात्रा है जिसमें बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्राउंड पर काम, होमवर्क डिपार्टमेंट सरकार ने अभी तक कितना किया है, आने वाले दिनों में कितनी रफ्तार से उस काम पर अमल होगा और उसको लेकर एक लंबी प्रक्रिया, चाहे वो लैंड एक्विजिशन की हो, चाहे वो पाइपलाइंस को डालने की हो, चाहे वो पानी लाने की हो, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और उसके लिए युद्ध स्तर पर सरकार काम करेगी, तभी कुछ काम आगे बढ़ पाएगा, राजस्थान की जनता को राहत मिल पाएगी। नहीं तो होर्डिंग से आगे ये योजना नहीं बढ़ पाएगी। न्यूज़ 24 में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।